हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पोलैंड आने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये वाला सीन है और वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो लोग मुझे वीडियो में देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज की वीडियो में हम लोग 10 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे बेसिकली जो मतलब पोलैंड ट्रैवल करने से पहले लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बेसिकली है फूड। अगर आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा बाहर के खाने की आदत है, जैसे कि पाकिस्तान और दुबई में हम लोग रह चुके हैं, तो पाकिस्तान और दुबई दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हलाल फूड मिलता है। हम जैसे लोगों के लिए, मुस्लिम्स लोगों के लिए यहाँ पे भी हलाल फूड मिलता है, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और थोड़ा सा हम लोग को डर भी रहता है कि यार हलाल तो है लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली पोर्क और दूसरी चीज़ें भी बन रही होंगी, तो हम लोग को थोड़ा सा डाउट रहता है। तो जिन लोगों को मतलब बाहर के खाने की, स्ट्रीट फूड की, इन सब की आदत है, तो उनके लिए काफ़ी टफ़ है यहाँ पे मतलब सर्वाइव करना, बिकॉज पर यहाँ पे बाहर का खाना उस तरह से मिलता नहीं है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। तो जो खाना है वो आपको घर में ही खाना होगा, घर में ही बनाना होगा। तो ये वाला सीन है। जैसे कि मैं अभी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, पिज़्ज़ा बेक कर रही हूँ, तो यहाँ हम लोग को सारी चीज़ें घर में ही बनानी पड़ती है। तो ये वाली सीन है। सेकंड पॉइंट आ जाता है सैलरी डिडक्शन। और यहाँ पे सैलरी डिडक्शन बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपकी सोच से भी ज़्यादा। जितना आप सोच के आते हो तो समझ लें उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डिडक्ट होता है। हाँ, इसके बदले आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, लेकिन वो बेनिफिट्स इतने ज़्यादा नहीं होते जितनी मतलब सैलरी डिडक्ट हो जाती है। तो ये वाला सीन है। और आप लोग सबको पता ही होगा यूरोप में तो टैक्स डिडक्शन वाला सीन है ही, लेकिन उसके बदले आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कि आपका सिर्फ टैक्स पे करना है और आपको कोई बेनिफिट्स ना मिले। तो ये वाला चीज़ है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हाउस हेल्प। मतलब आपको पता ही होगा कि सब लोगों को कि भाई जैसे पाकिस्तान में होता है या दुबई में भी मेड मिल जाती है। तो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन मिल जाती है। जैसे आपको फुल टाइम मेड मिली हुई होती है पाकिस्तान में, और अक्सर कुक भी मिल जाते हैं, या घर में एक मेड आ रही होती है जो सफाई करके चली जाती है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है। जो भी बच्चे हैं सबको आपको खुद देखना है। और ये वाला सीन है, अगर आप नर्सरी वगैरह में डालते भी हो तो उसकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है। और बेसिकली हम जैसे लोग, जैसे हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को आदत होती है हम अपने बच्चों को खुद ही देखते हैं, मतलब नर्सरी वगैरह में नहीं डालते। अनटिल अनलेस अगर मैं भी वर्किंग वूमन होती तो फिर शायद नर्सरी में डालना पड़ता अदरवाइज़। लेकिन ये है कि घर के सारे काम आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद करने होते हैं। हाँ, वैक्यूम वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है आपको काम तो खुद ही करना पड़ता है। मशीन तो खुद ही चलानी पड़ती है, खुद मशीन खुद नहीं निकल के चल जाती, तो मशीन तो आपको यूज़ करनी खुद ही पड़ती है। तो काफ़ी टफ़ टाइम होता है हमारे लिए। और जिनके बच्चे छोटे भी हों जैसे मेरे हैं, तो हाउस हेल्प आपको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलती। ये आप सोच कर यहाँ पर आएँ जो भी है। खैर, फोर्थ पॉइंट बेसिकली आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। मतलब आप जैसे आने से पहले सोचते हो ना कि यार हम लोग को इंग्लिश आती है और इंग्लिश के बिना पे हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे इस टाइप की कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे जर्मनी ले लो या पोलैंड ले लो, इस टाइप की कंट्रीज़ में इनकी अपनी लैंग्वेज ही चलती है। यहाँ पर जैसे है पोलिश लैंग्वेज, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको पोलिश बोलते हुए ही नज़र आएंगे। मतलब यंग लोगों को तो आती है इंग्लिश, मतलब लेकिन इतना ज़्यादा लेकिन इंग्लिश बोलते नहीं हैं। जैसे इंडिया या पाकिस्तान, इन सब में थोड़ी सी इंग्लिश कॉमन होती जा रही है, या इंग्लिश बोलना मतलब नॉर्मल है। यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे एप्लीकेशंस भी जैसे हमारी है ना करीम या उबर, ये सब भी इंग्लिश में होती है। तो लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशंस तक सारी पोलिश लैंग्वेज में होती है। तो यह आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा मिलता है और काफ़ी आपके लिए टफ़ हो जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें। खैर, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है टीआरसी प्रोसेस। यहाँ पे एक लॉन्ग वेट है टीआरसी प्रोसेस का, क्योंकि जब आप टीआरसी के लिए अप्लाई करते हो बेसिकली ब्लू कार्ड के लिए, तो बेसिकली ब्लू कार्ड पे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जब हमारा आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली अप्लाई किया है। तो जब तक वो हमारा प्रोसेस चल रहा होता है तो आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हो आउट ऑफ कंट्री। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है बंदे का कि यार मतलब स्टक हो जाते हो एक जगह पे कि जब तक उस प्रोसेस का रिज़ल्ट ना आ जाए आप कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते हो, चाहे कोई आप पाकिस्तान में एमरजेंसी क्यों ना हो जाए। तो ये वाली चीज़ ना काफ़ी टफ हो जाती है। चाहे प्रोसेस का टाइम है 6 महीना, लेकिन कभी कभी 6 महीना भी लग जाता है, 8 महीना भी। कोई मतलब 6 महीना तो मिनिमम है कि आपको लगने ही लगने हैं, ठीक है। ये तो आपके लॉयर ने, जैसा हमारी लॉयर ने हमें बताया कि 6 महीने तो लाजमी डिसीजन आने में लगेगा, और उसके ऊपर भी टाइम लग सकता है। तो ये वाली चीज़ है कि आप उसके मतलब बना ना आप जा नहीं सकते हो, ठीक है, बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हो।
सिक्स पॉइंट आ जाता है रेसिज्म। तो ये वाला सीन है कि रेसिज्म जो है, देखिए हर किसी का ना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो रेसिज्म के बारे में मैं यही बोलूँगी कि हमें उस तरह से फेस करने को नहीं मिला। हाँ, ये कि जो मुझे थोड़ा बहुत फेस करने को मिला है वो मुझे वीडियोस के थ्रू मिला है कि मेरे वीडियोस पे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जैसे पोलैंड से पोल्स लोगों के लिए है ये वो, लेकिन कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं पोलिश लोगों की तरफ से। ऐसा नहीं है, वही वाली बात है। मैं इस मामले में मानती हूँ कि हर कम्युनिटी में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो ये इससे जज नहीं करना चाहिए कि जैसे ये सारे पोलिश लोग ही ऐसे होंगे, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह हमारी कंट्री में भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। अब वो बुरा इंप्रेशन जो दे देते हैं तो पूरी कम्युनिटी को बुरा समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो मतलब वेलकम भी करते हैं। और रिसेंटली अभी मेरे पास एक अच्छा कमेंट भी आया था, वार्म वेलकम, जिसने बहुत ज़्यादा किया था मेरा। तो मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ के काफ़ी खुशी मिल रही होती है, वही वाली बात है। और कोई भी, वैसे सच बात ये, कोई भी अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहता, वो वाली बात है। तो लेकिन मजबूरी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ता है। सो या ये होगा 6 पॉइंट्स। अब आ जाते हैं 7वें पॉइंट पे। तो हमारा 7 पॉइंट ये है कि यहाँ की नाइट लाइफ। तो अगर दुबई की देखी जाए या पाकिस्तान की कंपेरेटिवली देखी जाए तो नाइट लाइफ थोड़ी सी है। मतलब अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो कराची मतलब कहा जाता है रोशनियों का शहर है। और अगर हुसैनाबाद स्ट्रीट्स और इन सारी जगहों पे जाएं जहाँ पे आपको फूड मिलता हो, सदर का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हुसैनाबाद इस टाइप की जगहों पे आपको आधी रात को भी मतलब खाने पीने को मिल जाएगा। फूड आप ऑर्डर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे समझ लें नाइट लाइफ बिल्कुल ऑफ है। मतलब दुबई में भी नाइट लाइफ होती है और चिल माहौल होता है, लाइटिंग वाइटिंग चल रही होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसी मगरिब होती है ना, इतनी डार्क हो जाता है। हाँ, मेन स्क्वायर वगैरह नहीं होता होगा जो मेन एरिया है, लेकिन वही वाली बात है, हर कोई मेन एरिया में नहीं रह रहा होता है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा दूर ही होता है, उस साइड पे रह रहा होता है। लेकिन हमारा मेन स्क्वायर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है घर, आई थिंक 10-15 मिनट की ड्राइव पे होगा। तो जैसी बहरहाल मगरिब होती है ना, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि डार्क हो जाता है एरिया और बिल्कुल बाहर निकलने का दिल नहीं करता, वो वाला सीन हो जाता है यहाँ पर। हाँ, दिन बड़ा होता है समर्स में, जैसे यहाँ दिन बड़ा है। तो दिन में जितना लाइवली इन्वायरमेंट होता है ना, रात में उतना ही मतलब सैडनेस और बहुत ही अजीब सा इन्वायरमेंट हो जाता है। क्योंकि हम लोग दुबई में रह चुके हैं, तो दुबई में तो जब हम लोग रात में निकलते थे 11 बजे भी, तो अच्छी खासी लाइटिंग और इस तरह से होता था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ना, थोड़ा सा जंगल, ज़ाहिर बात है पौधे वगैरह ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल अजीब सा इन्वायरमेंट हो जाता है, सुन सन्नाटा जैसे नहीं कहते, वो हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल नाइट लाइफ मेरे हिसाब से तो ना ऑफ है यहाँ पे। तो या हर किसी का वैसे वो वाली बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो, ये भी हो सकता है। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 8। और पॉइंट नंबर 8 ये है कि यहाँ का वेदर कंडीशन। तो यहाँ पे जब हम लोग फैब में मूव हुए थे तो भी अच्छी खासी सर्दी थी, ऐसा नहीं है कि सर्दी नहीं थी। और बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। अभी तो समर्स चल रही हैं तो हम लोगों को सर्दी और गर्मी दोनों नज़र आ गई है। लेकिन मैं इस बात से भी अंदाज़ा लगा रही हूँ क्योंकि फ़ैब में जिस तरह की सर्दी थी वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान कराची से बिलोंग करते हैं, तो मतलब कराची में तो सर्दी ना के बराबर ही होती है, वो वाली सीन है। और अभी भी यहाँ जैसी बारिश होती है तो फ़ौरन टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो यहाँ आने से पहले वो मतलब वो ध्यान रखें कि यहाँ पे सर्दी भी एक्सट्रीम होती है और गर्मी एक्सट्रीम मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर 30 तक तो जाता है, लेकिन 35-40 तक तो नहीं जाता। तो ये वाला सीन है कि गर्मी उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सर्दियाँ एक्सट्रीम पे होती हैं, मतलब फुल स्नोफॉल और ये वाला सीन होता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है तो वो आने से पहले ज़रूर सोच के आए हैं कि क्या करना है। बिकॉज़ जैसे मेरी अम्मी को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और वो नॉर्दर्न साइड पे जाना उनके लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ़ हो सकता है। खैर, अब 9th पॉइंट आ जाता है, 9th ही है ना आई थिंक। पॉइंट आ जाता है कि यार यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कम नज़र आने वाली है आपको। यहाँ तक कि इंडियंस भी कम नज़र आते हैं। और अब ये है कि अब लोग आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अब थोड़ी सी कम्युनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, सडनली बोल रही हूँ मैं अभी, अगर अभी देखा जाए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा आप लोगों को नज़र नहीं आएगी, या फिर इंडियंस भी नहीं नज़र आएंगे। मतलब इक्का दुक्का अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों में जा रहे हो तो इक्का दुक्का आप जैसे ब्राउन पीपल्स नज़र आएंगे, अदरवाइज़ ज़्यादातर वाइट। और यहाँ पर यही वाला सीन है कि मतलब जिन लोगों को अपनी कम्युनिटी के लोग पसंद होते हैं, उनसे बात करना पसंद होता है, उनकी गैदरिंग्स पसंद होती हैं,
तो उनके लिए ज़ाहिर बात है फिर सर्वाइव करना काफ़ी टफ़ हो जाता है। वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं कि यार यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है और अपनी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, और ये वाला सीन है। 10 पॉइंट्स आ जाता है आपका कल्चर। यहाँ पे एक कल्चर डिफरेंट तो आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। वैसे मैंने कल्चरल शॉक्स पे भी एक वीडियो बनाई है, तो जिन्होंने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि मुझे आने से पहले क्या क्या चीज़ें शॉकिंग लगी थी। और तो ये वाला सीन है। तो अब 10 पॉइंट आ जाता है कि जैसे कल्चर, जो मुझे लगा कि यहाँ पे कल्चर काफ़ी डिफरेंट है, मतलब पाकिस्तान से भी और एज़ कम्पेरेटिवली दुबई से भी, क्योंकि दुबई में भी वैसे तो हर कंट्री के लोग मौजूद हैं दुबई में, ये वाला सीन है। और दुबई की तो खैर बात ही अलग है, ये वाला सीन है। खैर यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट डिफरेंट लगेगा, और लोग अपने काम से काम रखते हैं उस तरह से। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा घुल रहे हों मिल रहे हों। हाँ, ये है कि अगर पोलिश लोगों से मेरी बात होती तो फिर ज़्यादा थोड़ा पता चलता उनके बारे में कि वो लोग कैसे हैं, लेकिन उतना इंट्रैक्शन नहीं होता। तो थोड़ी सी बोरियत टाइप हो सकती है कि यार थोड़ी सी बोरिंग लाइफ। अगर आप कहीं घूमने नहीं जाते हो, अगर ट्रैवलिंग या घूमने फिरने का भी शौक़ नहीं है आपको, तो और ही ज़्यादा आप घर में बिल्कुल होम सिकनेस भी हो सकती है आपको, ये वाला सीन है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी उस तरह की कम्युनिटी तो होती नहीं है कि आप किसी की बर्थडे में जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो और फिर ज़ाहिर बात है कि टिकट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं कि आप फ़ौरन पाकिस्तान बार बार भाग भाग के भी नहीं जा रहे होते कि बस आए दिन कुछ महीनों बाद पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो 1-2 साल तो आपने रहना ही रहना होता है। ये भी मैं बहुत कम टाइम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, तभी ही आप जाते हुए फिर होम कंट्री जा सकते हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, आपकी काफ़ी चीज़ें स्टक हो जाती हैं, स्कूल में भी एडमिशन कराना होता है। सो यार ये वाली चीज़ें थी, ये मेरे आज के पॉइंट्स है जो मुझे लगे आप लोगों से डिस्कस करने चाहिए, ताकि जो लोग पोलैंड मूव हो रहे हैं उनको पता हो कि आने से पहले उनको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि उनको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। सो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय, लव यू।